तो देखा आपने, वित्त मंत्री अरुण जेटली बता रहे थे कि पॉलिटिकल फंडिंग यानी राजनीतिक पार्टियों को जो चुनावी चंदा मिलता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कैश में बिना किसी हिसाब किताब के पहले आप 20,000 तक एक आदमी से ले सकते थे, अब उसे घटाकर 2,000 कर दिया गया। चलिए बता दें आपको, मोदी सरकार ने सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर को टॉनिक देने की कोशिश की है। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते और छोटे मकान बनाने वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, जिसका मतलब है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अब बिल्डर्स को कम दरों पर ब्याज मिल सकेगा, जिससे इंडस्ट्री को रफ्तार पकड़ने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने कैपिटल गेन्स की सीमा 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी है, जिसकी वजह से मकानों की खरीद और बिक्री में अब तेजी आ सकती है। अगर आप भी मकान खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, या आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो जाहिर है आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे। मेरे साथ अर्जुन प्रीत सिंह अब आ गए हैं, सॉलिटेरियन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एक छोटा सा कमेंट आपका, बहुत आपके लिए अच्छी खबर है, बिल्डर्स के लिए तो अच्छी खबर। अफोर्डेबल हाउसिंग को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने से कहीं ना कहीं बैंक्स को ज्यादा भरोसा मिलेगा रियल एस्टेट डेवलपर्स के ऊपर, और हमें सेल परचेज करने में, जमीन खरीदने में आसानी रहेगी, और फ्लैट बेचने में हम सस्ते बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बायर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा, कैपिटल गेन कम होने से जितना रीसेल मार्केट में रुक गया था एक पिछले 2 सालों में, अब वो तुरंत बढ़ना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं बजट पहली बार बहुत समय बाद रियल एस्टेट के लिए कुछ अच्छा लेके आया। मेरे साथ शरेंद्र बत्रा भी हैं यहाँ पर, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, लॉयर हैं। स्वागत है आपका। शरेंद्र, कैपिटल गेन्स पहले 3 साल तक होता था। आपको कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, 3 साल आपको रखनी पड़ती है, उससे पहले अगर आप बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ता था। अब उस 3 साल को 2 साल कर दिया गया है। पहले जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल था, उसको घटाकर उन्होंने 2 साल कर दिया गया है, जो एक वाकई में बहुत वेलकम मूव है। इससे प्रॉपर्टी में मोबिलिटी आएगी, बिकॉज पीपल हु आर होल्डिंग द एसेट्स फॉर लॉन्गर पीरियड, दे वुड नो दैट आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इवन इन 2 years, so they will liquidate their property faster. थोड़ी हलचल होगी प्रॉपर्टी मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, जो एकदम शांत पड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा वेलकम मूव है, और आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को इसको बहुत स्वागत करना चाहिए इसका। और आम लोगों को भी। अर्जुन प्रीत, आम लोगों को क्या मिलने वाला है? आम लोग जिन्होंने फ्लैट ले रखे हैं बहुत समय से बिल्डरों से, अब वो रोक के रखते थे 3 साल तक, पोजेशन होने के बाद भी जो पोजेशन के फ्लैट लेते थे 3 साल तक रोकते थे कैपिटल गेन लेने के लिए। आज अगर वो जल्दी बेचना शुरू करते हैं तो एक तो जो नेक्स्ट बायर है उसको सस्ते में कहीं ना कहीं फ्लैट मिल जाएगा, क्योंकि अगर पहले वो 3 साल से पहले बेचते थे तो कहीं ना कहीं लोडिंग नेक्स्ट बायर के ऊपर एड ऑन होती थी, तो अब वो लोडिंग एड ऑन नहीं होगी। और दूसरा क्या है, आम लोगों को इजिली दिल्ली में जो ऑलरेडी फ्लैट्स पुराने बने हुए हैं वो खरीदने में आसानी हो जाएगी। तो कैपिटल गेन प्लस क्या, हर आदमी ज्यादा टैक्स देने से कतराता है। अब अगर उसको पता होगा कि मेरा टैक्स ही कम जाना है तो प्रॉपर्टी फटाफट निकालने की कोशिश करेगा, तो इससे मार्केट के अंदर एक कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सतीश जी, आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, ये बात सही है कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी कल देखा कि ये कहा गया कि डिमोनेटाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है रियल एस्टेट पे पड़ा है। दूसरा ये था कि जब रेरा का जो एक्ट पास हुआ, तो उसके बाद भी जो बिल्डर्स थे वो काफी दबाव में थे, और मैंने तो अखबारों में ऐड तक इधर रियल एस्टेट के नहीं देखे, तो बहुत कम इक्का दुक्का अगर दिखाई पड़ा। तो उस हिसाब से जो ये कैपिटल गेन टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दर्जा दिया गया है, खासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग को, तो उससे इनको लोन भी मिल जाएगा, और दूसरा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चला जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत सालों के बाद, 2-3 साल का जब से ये सरकार आई, तो रियल स्टेट जो है सो एकदम मरता जा रहा था, उसको एक कोशिश की है। हालांकि मैं जानता था, ये मैंने सुना भी था और लोग बात भी करते थे कि सरकार इस बात से चिंतित थी, ये लोग ज्यादा बता पाएंगे रियल स्टेट वाले, कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस, आसमान पे जो दाम चले जा रहे थे कि 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का मकान। सतीश जी, वो ठीक है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। और भला साहब कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी समस्या तो लोगों की यही है कि 5-5, 7-7, 10-10 साल हो गए, पैसे दिए हुए, मकान बन के तैयार नहीं है, बिल्डर्स की हालत पतली है। लेकिन अब अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर उनको सस्ते लोन मिलेंगे, तो लग रहा है आपको कुछ इसमें उन लोगों के लिए जिनके पैसे अटके पड़े? सर, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर बूम आएगा, और जिन लोगों ने अपने फ्लैट्स काफी टाइम से लेकर रखे हुए हैं
और जो कैपिटल गेन की जो उन्होंने पीरियड 3 साल से 2 साल किया है, इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप फॉर द गवर्नमेंट। और जहां तक ये इंटरेक्ट टैक्स की बात है, आपने देखा हो सर्विस टैक्स के रेट के अंदर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। हाँ। क्योंकि अब इनका सबसे बेस्ट कंसेप्ट जो आ रहा है वो जीएसटी आने वाला है। अब जीएसटी के ऊपर सारी गवर्नमेंट की काफी एक सोच है कि इसको हम जल्दी से जल्दी लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 2 जगह से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स से, एक इनडायरेक्ट टैक्स से। आप देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आता है जी। डायरेक्ट टैक्स से। उस पर डिटेल में हम और बात करेंगे, लेकिन अर्जुन पी जरा ये बताइए मुझे, ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्डर्स के पास पैसे आ जाएंगे तो सबको जिनके मकान अटके हैं वो मिल जाएंगे। ऐसा तो होने वाला है नहीं, देखिए क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आप बेचेंगे तो उनको बना के आपको पहले घर देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो पुराने ऑलरेडी बिके हुए फ्लैट हैं या जिन बिल्डरों के ऑलरेडी पिछले 5 साल से चल रहे हैं, उनको ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जो आज प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले प्रोजेक्ट शुरू करा है और अब वो फंडिंग बैंक से लेना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग में फर्क पड़ेगा। अगर आप मेट्रो सिटी की बात करें तो मेट्रो सिटी में अगर 100 बिल्डर हैं तो सिर्फ 95 बिल्डर तो ऐसे जो क्वालिफाई नहीं होंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत बड़ी समस्या है। नहीं तो क्या दोबारा ये अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना भी नहीं चाहते। क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक सेट रेट से ज्यादा महंगा सामान आप बेच नहीं सकते। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं तो वहां पे लैंड की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो ही नहीं सकता। आज अगर सरकार बोलती है 20 लाख का फ्लैट अफोर्डेबल हाउसिंग में दें और मेरी लैंड अगर 15 लाख की है तो मैं कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा? तो कहीं ना कहीं पूरे जाहिर है अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के इस प्रोजेक्ट के तहत घर बेचते हैं और उनसे कोई पैसा लेते हैं तो अब तो नया कानून आ गया है रेरा, आपको 70% उसी एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा, 70% और उसी प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। 30% आपके पास आएगा जिससे आप इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए इधर उधर से मेरा मतलब है आपके बाकी जो प्रोजेक्ट्स आपके पड़े हैं, मार्केटिंग करनी होती है। हाँ, और भी खर्चे हैं, लेकिन इसका मतलब कुल मिला के ये है जिन लोगों के बिल्डर्स के पास पैसे अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, उनको बहुत ज्यादा रिलीफ फिलहाल थोड़ा भी और आराम करना पड़ेगा उन्हें। अभी थोड़ा और आराम करना पड़ेगा। मेरे साथ बकुल ढोलकिया भी हैं, फॉर्मर डीजी हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के। ढोलकिया जी, हम तो फिलहाल रियल एस्टेट की टैक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ी बात आम आदमी के लिहाज से कौन सी रही इस बजट में आज? सबसे बड़ी बात तो आम आदमी के हिसाब से ये रही कि जितने भी टैक्स पेयर से कर्ज आता है सबको 12,500 रुपए का टैक्स का राहत मिला, सबको। अब ये इतनी टाइट फिस्कल सिचुएशन में ये बहुत बड़ी राहत दी, जिसकी वजह से सरकार को 22,000 करोड़ का रिलीफ उन्होंने दिया है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई कि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं जिसकी आवक 50 लाख से ज्यादा है, उनके ऊपर 10% का सरचार्ज डाल दिया। 1 करोड़ से ज्यादा वालों के ऊपर 15% सरचार्ज था, पर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के जो लोग थे उनके ऊपर सरचार्ज नहीं था, जो अब 10% डाला गया है। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की कोशिश की है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लेके जो कम आयु के, अब कम इनकम के लोग हैं उनको रिलीफ देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात है कि जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स रखे हैं वो बहुत रियलिस्टिक है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अनरियलिस्टिक कैलकुलेशंस किए गए हैं। सो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एस्टिमेट्स जो है एक्सपेंडिचर और इनकम के, वो रियलिस्टिक है, प्रैग्मेटिक है, और इसलिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ये मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है सर, आपके पास लौटूंगा मैं, सर लौटूंगा। छोटा सा कमेंट पुष्पेंद्र जी आपसे ले लेता हूं ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें लैंड एक्वायर की जाती है, उसमें आप लोगों की जमीन भी होती है। तो कुल मिलाकर हाउसिंग को लेकर, अफोर्डेबल हाउसिंग, सबको घर देना है, 1 करोड़ लोगों को घर देना है, पक्का मकान देना है, इस स्कीम के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, जहां तक घर बनेंगे और किसानों की जमीन जाएगी, तो हमारा तो मूल मंत्र यही रहता है कि भाई किसानों की जो जमीन है वो ऐसे दामों पे जाए कि किसान और आगे का उसका इंतजाम कुछ हो, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियां उसकी जो है उन्हीं मकानों में चौकीदार का काम ना करें, जहां वो जो है जिन खेतों में उनके खुद के खेत थे उन्हीं में वो मकान बन जाए और वो जाकर के वहां चौकीदार बन जाए या काम वाली का काम उनको करना पड़े, ये स्थिति ना हो उनके जो है। लेकिन वो तो अब तो हो चुका है, अब तो कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, अब तो आपको मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत मिलती है।
अब तो देखिए, तय हो चुका है। उसमें भी कई तरह के लूप होल्स हैं बीच में, उसमें म्यूनिसिपल एरिया से इतना डिस्टेंस हो, कई तरह की चीजें हैं। मतलब मार्केट वैल्यू पे आ गया ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी अगर चीज मान लीजिए 1 लाख रुपए बीघे जा रही है, हाँ। और बिल्डर उसे बाद में जाकर के 30 लाख रुपए बीघे बेच रहा है, पर अब वो तो कहीं मैं ना ये कहीं कह रहा हूं, अब तो कोर्ट के कई ऑर्डर आ चुके हैं इसमें। अब तो एक तरह से सेट हो गया है कि मार्केट वैल्यू में इसमें शायद जमीन अधिग्रहण पे ये भी शायद इस बजट में कुछ प्रावधान है जो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, कि मुआवजा जो मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। वो टैक्स नहीं, फ्री वो पहले से था, मुआवजा तो पहले नहीं, से लेकिन tax free। आज जो कुछ नए प्रावधान हुए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्लियर थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं उसको। नहीं, लेकिन टैक्स फ्री था वो पहले से। लेकिन आपकी वो आशंका पुष्पेंद्र जी, उसका मुझे लगता है अब ये आशंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट तक से ऑर्डर आ चुके हैं, हाई कोर्ट से, आप खुद पता होगा उत्तर प्रदेश में। आज के टाइम ऐसे बिल्डर 1 लाख बीघा खरीदी हुई जमीन 30,000 में ही बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्डर ऑलरेडी घाटे में है। तो चलिए। 30 लाख की तो बात है ही नहीं इसमें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है, लेकिन बजट पर हमारी ये खास कवरेज जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए News 24।